गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास आप लोगों से बात हुई थी कार्डियक साइकिल पे। आज हम बात करने जा रहे हैं ईसीजी। क्या है ईसीजी, पहले ये देखते हैं। ईसीजी है एक्चुअली ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ हार्ट। इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी, अब ये जो डेफिनेशन है इसमें इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी में एक्चुअली क्या है, जो ईसीजी है, ईसीजी वर्क्स on the principle of galvanometer। जो गैल्वेनोमीटर है, जो सिंपल आपने देखा होगा हमारे यहाँ जो इलेक्ट्रिशियन वगैरह आते हैं वो अपने साथ वो गैल्वेनोमीटर रखते हैं। एक निडल है, वो डिफ्लेक्शन दिखाता है, करंट फ्लो हो रहा है नहीं हो रहा है, इस टाइप। तो उसी प्रिंसिपल पे काम करता है ईसीजी। ईसीजी में एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो ईसीजी के लिए जो ईसीजी जो रिकॉर्डर होता है, जो मशीन है एक्चुअली, जो मशीन जो यूज करते हैं ईसीजी में, उसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रो कार्डियोग्राफ। और जो ग्राफ जो बनेगा, जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, तो जो ग्राफ बन रहा है उसको हम लोग कहेंगे इलेक्ट्रो कार्डियोग्राम। एक्चुअली जो ग्राफ है वो ग्राम है और जो ग्राम है वो ग्राफ है। अब ये चला आ रहा है, इसको चेंज करने की जरूरत नहीं है। वो होता है ना डीएनए में, जो नॉन सेंस है उसी के पास सेंस है, तो वही चीज है यहां पे। अब आप देखिए, जैसा कि आपसे बात हो रही है इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी, तो जब आप ईसीजी पढ़ेंगे तो आप देखेंगे वहां पर बात होगा रीपोलराइजेशन, डीपोलराइजेशन। तो ये समझना बहुत जरूरी है। मेम्ब्रेन पोटेंशियल की बात होती है। एक्चुअली दो टाइप के सेल्स हैं हमारे बॉडी में, जो हम एक्साइटेबल सेल्स बोलते हैं उसको। एक तो नर्व सेल और दूसरा है मसल सेल। तो अभी तो हम चूंकि ईसीजी पढ़ रहे हैं तो मसल सेल की बात करेंगे, स्पेशली कार्डियक मसल का। तो हालांकि जो कॉन्सेप्ट है इंपल्स जनरेशन का वो सेम है मोर और लेस। कैल्शियम आयन का थोड़ा इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है ना, तो वो हम देखेंगे। क्योंकि अगर हम यहां पे बात करेंगे हार्ट में, तो यहां पे एक अलग टाइप का पीक का फॉर्मेशन होगा, हम देखेंगे जब उसको ग्राफ के थ्रू जब आपको रिप्रेजेंट करूंगा जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है उसका। आप देखिए इंपल्स जनरेशन की अगर हम बात करेंगे तो सबसे पहले हम बात करते हैं मेम्ब्रेन पोटेंशियल का, या आप कह सकते हैं सिंपली रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल का मतलब अभी कोई भी इंपल्स का ट्रांसमिशन अभी नहीं हो रहा है सेल से, ठीक है ना। एक सेल पहले ले लेता हूं आपको। पहले आपको इसको समझने के लिए, ईसीजी को समझने के लिए आपको इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी समझना बहुत जरूरी है। और इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी समझने के लिए सबसे पहले हम देखते हैं हम आरएमपी। आरएमपी है रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, ये तब का पोटेंशियल है जब सेल जो है भी हम कहते हैं कि अभी ये रेस्ट में है, यानी कि इससे होकर अभी किसी भी इंपल्स का ट्रांसमिशन नहीं हो रहा है, इसलिए बोल रहे हैं कि ये रेस्टिंग है। अब आप देखिए, इसको समझने के लिए ना हमें कुछ फैक्ट्स जानने हैं। फैक्ट्स क्या है वो देखें आप। ये मान लो ये एक सेल ले लिया, तो सेल से बाहर जो एनवायरमेंट है इसको हम क्या बोले, इसको बोलते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, और इनसाइड होगा तो वो इंट्रा सेलुलर फ्लूइड। फैक्ट्स ये है कि एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड अगर मैं बात करूं सोडियम आयन,
दो मेजर प्लेयर हैं, दो मेजर आयंस हैं, सोडियम आयन और पोटेशियम आयन। तो सोडियम आयन का मैं आपको बताऊं, सोडियम आयन है बाहर 142 मिली इक्विमोल पर लीटर एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में, और इंट्रासेलुलर फ्लूइड में अगर मैं सोडियम आयन का बात करूं तो ये है आपका 14 मिली इक्विमोल पर लीटर। इसी तरह से अगर मैं बात करूं पोटेशियम आयन का, तो पोटेशियम है 4 मिली इक्विमोल पर लीटर। लेकिन अगर पोटेशियम आयन का बात करूं मैं इंट्रासेलुलर फ्लूइड में, तो ये हो जाएगा 140 मिली इक्विमोल पर लीटर। अब ये डेटा अब आपको याद नहीं रहे तो इतना जरूर याद रहना चाहिए कि एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में सोडियम आयन का कंसंट्रेशन ज्यादा है और इंट्रासेलुलर फ्लूइड में पोटेशियम आयन का कंसंट्रेशन ज्यादा है। हालांकि दोनों यूनिवेलेंट कैटायन ही है। अब सेल के अंदर क्यों पोटेशियम आयन का कंसंट्रेशन ज्यादा है और बाहर क्यों सोडियम आयन का कंसंट्रेशन ज्यादा है, सेल को ऐसा क्या एफिनिटी है पोटेशियम के साथ, इसका एक इवोल्यूशनरी सिग्निफिकेंस तो हम कभी करेंगे इस पर बात। तो एक तो फैक्ट्स आपको ये याद रखना है। दूसरा हालांकि आपको मैं पहले बता दूं यहां पर कैल्शियम का भी रोल है, क्योंकि मसल्स का है बात हो रहा है तो यहां पे कैल्शियम का भी रोल, लेकिन अभी चूंकि हम सिंपली इंपल्स जनरेशन समझ रहे हैं, हमें डीपोलराइजेशन रीपोलराइजेशन, तो हम सोडियम और पोटेशियम पे फोकस करेंगे, इन दो आयंस पे। इसके बाद आप देखिए नेक्स्ट फैक्ट्स मैं आपको बताने जा रहा हूं। होता यह है, आपको मैं बताऊं, जो लिपिड और लिपिड सॉल्युबल सब्सटेंस है वो तो इसको आसानी से क्रॉस कर जाते हैं सेल मेम्ब्रेन को, लेकिन जो इलेक्ट्रोलाइट्स है या हाइड्रोफिलिक सब्सटेंस है उसके लिए यहां पर चैनल्स बने होते हैं, प्रोटीन के बने हुए चैनल्स। तो और आपको मैं बताऊं अलग अलग आयंस के लिए अलग अलग टाइप के चैनल्स होते हैं, मिलियंस ऑफ चैनल्स होंगे सेल मेम्ब्रेन पर प्रेजेंट। तो हमें सिर्फ अभी सोडियम चैनल्स की बात करनी है, पोटेशियम चैनल की बात। अच्छा, ये जो चैनल होते हैं, चैनल भी अलग अलग टाइप के होंगे। कुछ चैनल्स होंगे जो लाइगेंड चैनल बोलते हैं, जो किसी पर्टिकुलर केमिकल के इफेक्ट से वो चैनल का गेट, चैनल्स जो होते हैं, चैनल आप देखिए, एक मिनट, ये देखिए, ये प्रोटीन के बने हुए ये चैनल है, ये देखिए ये चैनल, ये चैनल या तो बिल्कुल ऐसा ही होगा सिंपल, जैसा अभी आप देख रहे हो, ये देखिए ये चैनल है, ये बना दिया, ये चैनल, ये प्रोटीन के बने हुए चैनल, या तो बिल्कुल इस टाइप से होंगे चैनल ओपन। कुछ ऐसे भी चैनल आपको मिल सकते हैं, ये देखिए ये चैनल, और इस चैनल पे कायदा गेट लगे होते हैं, ये देखिए इस चैनल पे गेट लगे होते हैं, गेट लगे हुए इस चैनल पे। गेट हो सकता है दोनों साइड में हो, या फिर गेट जो हो सकता है एक ही साइड में हो। दोनों साइड का मतलब एक गेट एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड की तरफ, एक गेट आपका इंट्रासेलुलर फ्लूइड की तरफ। कुछ चैनल ऐसे होंगे, हो सकता है कि एक ही साइड में गेट लगे हो। तो इस टाइप के चैनल, यहां पे ये जो दोनों साइड में जो गेट लगे हुए, ये सोडियम का चैनल है। ये चैनल, ये जो गेट है एक पर्टिकुलर वोल्टेज पे ओपन और एक पर्टिकुलर वोल्टेज पे क्लोज हो जाएंगे। ये भी जो चैनल है, इस पे जो गेट लगे हुए पर्टिकुलर वोल्टेज पर ओपन और एक पर्टिकुलर वोल्टेज पे क्लोज हो जाएंगे। अब इसको हम एक्टिवेशन गेट बोलते हैं, इसको इनएक्टिवेशन गेट बोलते हैं। इतना हमें हमारे लेवल पे, नीट के लेवल पे इतना जानने की जरूरत नहीं है। ये जो दोनों साइड में जो गेट लगे हुए, ये वोल्टेज गेटेड सोडियम आयन चैनल है, क्योंकि ये जो चैनल है ना, ये है वोल्टेज गेटेड सोडियम आयन चैनल। और जहां ये जो एक ही साइड लगा हुआ है, ये है आपका वोल्टेज गेटेड पोटेशियम आयन चैनल।
वोल्टेज गेटेड इसलिए बोल रहे हैं इसको क्योंकि इस गेट का ओपनिंग और क्लोजिंग डिपेंड करता है पर्टिकुलर वोल्टेज पे। अगर ये किसी पर्टिकुलर केमिकल की वजह से इस गेट का ओपनिंग या क्लोजिंग होता तो हम इसको लाइगेंड चैनल बोलते थे, या किसी मैकेनिकल इफेक्ट से अगर होता, ठीक है ना, तो इस तरह से अलग अलग चैनल, मैकेनिकल चैनल बोलते थे। तो अलग अलग टाइप के चैनल है, डिपेंड करता है। और ये इस चैनल के बारे में बात करता हूं। यहां पे तो गेट ही नहीं है, इसको बोलते हैं लीकी चैनल। लीकी चैनल। और एक और ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन है, नाम सुना होगा आपने। ये प्रोटीन क्या करता है, 3 सोडियम आयन को सेल से बाहर एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में लेकर जाएगा, सेल के अंदर से 3 सोडियम आयन कलेक्ट करेगा, सेल के बाहर कर देगा उसको। एंड इन ल्यू ऑफ दैट 2 पोटेशियम आयन बाहर से सेल के अंदर ले आएगा। आप कह सकते हो कि अभी जो थोड़ी देर पहले मैंने आपसे बात करी कि आउटसाइड सेल सोडियम आयन का कंसंट्रेशन ज्यादा है और इनसाइड सेल पोटेशियम आयन का कंसंट्रेशन ज्यादा है, ये जो डिस्ट्रीब्यूशन था आयंस का, कहीं ना कहीं ये रिस्पॉन्सिबल है। इसको हम लोग कहते हैं, पहले तो ये जानिए, ये एक ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन है, फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट इसके बारे में, सोडियम पोटेशियम का ये कर रहा है, तो इसीलिए हम इसको कह सकते हैं सोडियम पोटेशियम पंप। और आप देखिए ये क्या करता है, बाहर में सोडियम आयन का कंसंट्रेशन ज्यादा है और बाहर ये सोडियम को फेंक रहा है, अंदर में पोटेशियम आयन का कंसंट्रेशन ज्यादा है, ये पोटेशियम को लेकर अंदर आ रहा है, यानी कि ये अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट काम कर रहा है, यानी कि एनर्जी खर्च करके ये काम कर रहा है। यानी कि आप कह सकते हो ये जो है, आप इसको कह सकते हो ये है सोडियम पोटेशियम एटीपीएस पंप, क्योंकि एटीपी बाइंड करेगा और ये एटीपीएस एक्टिविटी दिखाएगा, एटीपी को ब्रेक करेगा, ये है ना। एटीपी में इनऑर्गेनिक फॉस्फेट प्लस एनर्जी रिलीज होगा, एनर्जी का यूज करेगा ये सोडियम और पोटेशियम का ये ट्रांसपोर्ट में। दूसरा आप देखिए, ये 3+ चार्ज को बाहर फेंकता है और बदले में 2+ चार्ज को लेकर अंदर आ रहा है, यानी कि ये जितनी बार अपना एक्टिविटी परफॉर्म करेगा तो यूनिट पॉजिटिव चार्ज का लॉस होगा इनसाइड से, यानी कि इसकी वजह से पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा। इसी को आप वोल्टेज बोलते हो, यहीं पे यही करंट जनरेट करने का काम करेगा। तो ये जो है, आप इसको आप कह सकते हो इलेक्ट्रोजेनिक पंप। इलेक्ट्रोजेनिक पंप, तो ये ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन है। आप इसको सोडियम पोटेशियम पंप बोल सकते हो, आप इसको सोडियम पोटेशियम एटीपीएस पंप बोल सकते हो, आप इसको इलेक्ट्रोजेनिक पंप बोल सकते हो, ये सब इसी के नाम है। तो ये जो है, एक तो ये पॉइंट था आपको बताना, ये मैंने एक एक चैनल लिए हैं, आपको मैंने बता रखा है कि अलग अलग आयंस के लिए अलग अलग चैनल होंगे और आपको ऐसे ऐसे मिलियंस ऑफ चैनल्स मिलते हैं। तो खैर, अब हम बात करेंगे, अब हम ये देखते हैं कि आरएमपी में किनका रोल है, इसकी हम बात करेंगे कि आरएमपी में किसका रोल है। ये तो चलो एक पर्टिकुलर वोल्टेज पर ओपन होगा, ये सब जो चैनल है ये तो वोल्टेज गेटेड चैनल है, इसके लिए हमें एक पर्टिकुलर वोल्टेज चाहिए होगा इसके ओपनिंग और क्लोजिंग के लिए। और ये तो है सोडियम पोटेशियम पंप। अब आरएमपी में इस लीक चैनल का और इस सोडियम पोटेशियम पंप का, इन दोनों का बहुत मेजर रोल है। अब आप सबसे पहले मैं बात करता हूं लीक चैनल का। लीक चैनल से क्या होगा, लीक चैनल से जो पोटेशियम आयन है, पोटेशियम आयन का कंसंट्रेशन इनसाइड सेल ज्यादा है, तो
हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, पोटेशियम आयन यहां से बाहर आ जाएगा लीक चैनल के थ्रू। पोटेशियम आयन इस लीक चैनल के थ्रू बाहर आता रहेगा। कब तक बाहर आता रहेगा? कभी तो रुकेगा ना। जब भाई एक टाइम एक इलेक्ट्रिकल मतलब ये जो पोटेंशियल जो है इतना ज्यादा ये डिफरेंस आ जाएगा कि ये पोटेशियम का जब एक्चुअली ये पोटेशियम तब तक बाहर आता रहेगा जब तक -94 मिली वोल्ट, यानी कि 94 मिली वोल्ट जब डिफरेंस आ जाएगा इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस, फिर पोटेशियम का ये बाहर जाना रुक जाएगा। इसी तरह से बाहर सोडियम आयन का कंसंट्रेशन ज्यादा है, तो सोडियम जो है वो इस लीक चैनल से होकर अंदर भी आ सकता है। तो एक टाइम ऐसा भी आएगा कि सोडियम का भी जब ये जो सोडियम है इसका भी एक टाइम आएगा कि इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल इसका भी काफी ज्यादा होगा, फिर फाइनली ये सोडियम का ये जो लीकेज है इस चैनल के थ्रू ये भी स्टॉप हो जाएगा। तो हमें इन चीजों को यहां पे आपको ये बताना है कि पोटेशियम आयन का जो लीकेज है थ्रू दिस चैनल वो ज्यादा होगा इन कंपैरिजन टू सोडियम आयन, है ना। पोटेशियम आयन का कंसंट्रेशन इस लीक चैनल के थ्रू ये ज्यादा होगा इन कंपैरिजन टू 100 टाइम्स ज्यादा सोडियम के कंपैरिजन। क्योंकि सोडियम जो आपको सिंपल ऐसे तो आप कह सकते हो सेल जो है पोटेशियम आयन के लिए ज्यादा परमिएबल है, ये सिंपल सा बात है। अगर ऐसे में बात करूं आपसे तो ये सोडियम आयन है, इसका साइज छोटा होगा, ये पोटेशियम आयन है, इसका साइज बड़ा होगा। तो ये सोडियम आयन चूंकि साइज छोटा है, स्मॉल चार्ज है ये, तो इसके चारों तरफ जो वाटर जो होंगे, वाटर मॉलिक्यूल जो इसके चारों तरफ जमा होंगे वो ज्यादा होगा, और इसके चारों तरफ जो वाटर मॉलिक्यूल जमा होंगे वो कम होंगे। तो ओवरऑल आप देखिए सोडियम का साइज बड़ा हो जाता है पोटेशियम के कंपैरिजन में, ठीक है ना। ये चार्ज का अपना कुछ है। फिलहाल अब आप देखिए तो ये पोटेशियम जो है, पोटेशियम का यहां से लीकेज जो है ये ज्यादा है, तो पोटेशियम की वजह से, और ये लीकेज कब रुकेगा जब कितना आ जाएगा ये -94 मिलीवोल्ट, ठीक है। और अब हम बात करते हैं इसकी वजह से भी आप देखिए, अच्छा पोटेशियम बाहर जा रहा है, उसकी वजह से क्या होगा, ज्यादा पोटेशियम बाहर जा रहा है, यहां पर इसकी एक्टिविटी, और कम सोडियम बाहर अंदर आ रहा है, और यहां पर भी इसका भी आप एक्टिविटी आप देखिए, इसकी वजह से भी यूनिट पॉजिटिव चार्ज का लॉस हो रहा है। तो इसका रिजल्ट क्या होता है कि सेल के अंदर अगर मैं बात करूं जस्ट बिलो द प्लाज्मा मेम्ब्रेन आपको मिलता है नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है इनसाइड सेल अंडर नॉर्मल सर्कमस्टांसेस। ये नेगेटिव हो जाएगा, क्यों? क्योंकि प्लस चार्ज का लॉस हो रहा है, चाहे वो लीक चैनल के थ्रू हो, चाहे वो आपका सोडियम पोटेशियम पंप की वजह से हो। तो यहां पे अल्टीमेटली ठीक है पोटेशियम बाहर जा रहा है, लेकिन कुछ सोडियम अंदर भी तो आ रहा है, तो ये होना तो चाहिए। पोटेशियम के बाहर जाने की वजह से ये पोटेशियम का बाहर जाना रुकता तब है जब ये -94 मिलीवोल्ट हो जाता है, लेकिन कुछ सोडियम भी अंदर आ रहा होता है, जिसकी वजह से अगर आप देखोगे तो यहां पे अल्टीमेटली यहां पे आना चाहिए इस एक्टिविटी से, ये जो लीक चैनल का जो एक्टिविटी है, इस एक्टिविटी से अंदर ये जो नेगेटिव चार्ज है इसमें जो कंट्रीब्यूशन है इसका, ये आ जाता है आपका -86 मिलीवोल्ट। सिर्फ पोटेशियम के बाहर जाने से -94 मिलीवोल्ट आएगा, लेकिन कुछ सोडियम भी अंदर आ रहा है, तो अल्टीमेटली ये आ जाता आपका -86 मिलीवोल्ट कंट्रीब्यूशन इस नेगेटिव चार्ज में, -86 मिलीवोल्ट जो है इसकी वजह से आ जाता है अंदर।
और इनका ये जो सोडियम पोटेशियम पंप का जो एक्टिविटी है, इनकी वजह से जो अंदर में जो नेगेटिव चार्ज आ रहा है वो -4 मिली वोल्ट का आ रहा है। तो अल्टीमेटली इनसाइड सेल आपको जो मिलता है आरएमपी के टाइम में, आरएमपी जिसको आप बोलते हो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल कितना आएगा, तो -86 और आपका -4, ये दोनों मिलकर 90 लगभग 90 मिली वोल्ट जो है आपका, -90 मिली वोल्ट, ये हो गया आपका आरएमपी। ठीक है, ये आपका लीकी चैनल का, यानी कि ये जो आरएमपी है, तो आरएमपी में दो मेजर रोल प्ले किया। एक किसने प्ले किया मेजर रोल, आपका लीकी चैनल। लीकी चैनल सबसे इंपॉर्टेंट, अगर आपसे इनमें और इनमें अगर कंपैरिजन पूछा जाए तो आप देखो लीकी चैनल की वजह से -86 मिली वोल्ट आ रहा है और इनकी वजह से आप -4, तो अगर हम कंबाइन कर देंगे तो -90 मिली वोल्ट हम ये जो मिलता है जब सेल अभी रेस्ट में है, तब आपको ये मिलता है। आपको इसको हम बोलते हैं आरएमपी, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। थैंक यू।